श्वेता सिंह और आप सीधे कोलकाता से देख रहे हैं खबरदार, क्योंकि पश्चिम बंगाल पूरे देश की राजनीति का ग्राउंड जीरो बना हुआ है। लेकिन आज देश की राजनीति का ग्राउंड जीरो जरा पड़ोस वाले राज्य में यहां पर चला गया है। जी हां, असम के ईवीएम की बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अजब ईवीएम की गजब कहानी। सबसे पहले इसका विश्लेषण जरूर हम करेंगे। वोटिंग के बाद ईवीएम का जो ट्रांसफर होता है कड़ी सुरक्षा के बीच, बिल्कुल उसी तरह किया जाता है जैसे आरबीआई कड़ी सुरक्षा में पैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। लेकिन असम में एक बीजेपी विधायक की गाड़ी में ईवीएम निकल आई। चश्मदीदों ने इसका वीडियो वायरल कर दिया। इसके बाद ऐसा सियासी हंगामा मचा कि चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी। 4 अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा। एक बूथ पर दोबारा मतदान करवाने के आदेश देने पड़े। असम से आए ईवीएम वाले वीडियो की सत्य कथा आज आपको दिखाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ईवीएम को ट्रांसपोर्ट करने से जुड़े नियम कानून इतनी आसानी से कैसे पिघल गए। ये घटना चुनाव आयोग की निष्पक्ष कार्य शैली पर शक पैदा करती है। एक ईवीएम सिर्फ एक मशीन नहीं होती, इसमें लोगों का भरोसा होता है, लोगों का फैसला होता है। इसीलिए इस घटना का विश्लेषण लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अमित शाह आज के न्यूज मेकर हैं। आज तक ने उनसे तमाम सवाल पूछे, इनमें ईवीएम वाला सवाल था। इस सवाल पर अमित शाह ने क्या जवाब दिया ये भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की 5000 किलोमीटर वाली तपस्या के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। पीएम मोदी 36 घंटों के मेगा प्रचार अभियान के तहत 5000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर का विश्लेषण करेंगे। हो सकता है आप कोरोना महामारी के से बचने की कोशिश करते करते थक गए हों, आपको डर नहीं लग रहा हो, लेकिन ये बेफिक्री आपको मुफ्त में कोरोना दे सकती है। आज आपको बताएंगे कि ये लहर पहले से ज्यादा भयानक क्यों है और वैक्सीन होने पर भी ये कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। भारत ने सबसे तेज गति से सड़कें बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में 4 लेन की 2.5 किलोमीटर सड़क और 24 घंटे में 1 लेन की 25 किलोमीटर सड़क जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम कर लिए हैं। भारत ने 2020-21 में हर रोज 37 किलोमीटर सड़क बनाई, लोगों का समय बचाया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की शुरुआत ने 2.5 घंटे का सफर सिर्फ 45 मिनट का कर दिया है। ये जानकारियां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी हैं। लेकिन खबरदार की शुरुआत हम उस ट्रेंडिंग खबर से करते हैं जिसके वीडियो से हड़कंप मच चुका है। असम में कल 39 सीटों पर मतदान था। उसके बाद चंद घंटों बाद अचानक एक ईवीएम की मशीन जब बीजेपी के विधायक की गाड़ी से मिली तो वहां पर मौजूद भीड़ ने उसका वीडियो बनाया। हंगामा शुरू हुआ। ये सवाल उठे कि आखिर कैसे हो सकता है ये सब कुछ। चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ा है। पूरा मामला क्या है उसे इस रिपोर्ट से समझिए। वैसे तो ईवीएम से मनचाहे नतीजे निकालने के तमाम आरोप आपने बार बार सुने होंगे, लेकिन इस बार बीजेपी विधायक की कार से ईवीएम मशीन ही निकल आई। सफेद रंग की बोलेरो कार पत्थरकंडी के विधायक और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की। जनादेश वाला जो ईवीएम स्ट्रांग रूम की अमानत है वो इनकी कार से बरामद हुआ। तारीख 1 अप्रैल दिन गुरुवार रात के करीब 10:30 बजे इस गाड़ी को भीड़ ने घेर लिया। एसयूवी का नंबर है AS10B0022। चश्मदीदों का दावा है कि गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भाग निकला। गाड़ी में चुनाव आयोग का कोई अधिकारी नहीं था, ना ही कार के भीतर कोई सुरक्षा थी। यानी ईवीएम के साथ ना तो अफसर थे ना ही कोई सुरक्षा। गांव वालों ने लावारिस ईवीएम का वीडियो बनाया और कलेक्टर को सूचना दी। फिर पुलिस आई, अफसर आए और बीजेपी विधायक की गाड़ी के साथ ईवीएम। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के करीब 4 से 5 घंटे बाद 10 से 10:30 के बीच का समय रहा होगा जब करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के कनीसर एरिया में एक बोलेरो को लोकल्स ने पकड़ा। जब गाड़ी की जांच की गई उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम बरामद हुई। जब लोकल्स ने इस मुद्दे को बड़ा बनाया और थोड़ी बवाल मचाया तो पुलिस वहां पे आई और गाड़ी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी अपने हिरासत में लिया और इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया। ये तो एक्शन की तस्वीर है। अब रिएक्शन देखिए। बीजेपी विधायक और उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में ईवीएम कैसे पहुंची और वो भी आखिरी वोट डाले जाने के 4.5 घंटे बाद। जाहिर है दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक कांग्रेस ने मोर्चा खोला। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, फिर राहुल गांधी चुनावी सेटिंग की तरफ इशारा करते दिखे। ट्वीट में वीडियो टैग करते हुए प्रियंका ने पूछा, जब भी किसी निजी गाड़ी में ईवीएम मिलती है तो वो बीजेपी नेता की ही क्यों होती है?
हंगामा हुआ तो चुनाव आयोग की पहली सफाई आई। समझाया गया कि गाड़ी खराब हो गई थी, वहीं एक गाड़ी आ गई। अधिकारियों ने लिफ्ट मांगी और बाद में पता चला कि जिस गाड़ी में लिफ्ट ली गई वो बीजेपी कैंडिडेट की है। लेकिन इस सफाई पर विपक्ष को भरोसा नहीं हुआ। प्रियंका ने दूसरा ट्वीट किया, क्या स्क्रिप्ट है? चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहाँ एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय इलेक्शन कमीशन, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोलें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को वड़क्कम। राहुल गांधी ने सियासी तंज करते हुए लिखा, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। ऐसा होता है कि एक रूल बुक होती है, एक हैंडबुक होती है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, एक हैंडबुक होती है, एक मैनुअल होती है पोलिंग एजेंट्स के लिए। इन सब की धज्जियां उड़ चुकी हैं और सूत्रों के माध्यम से, तथाकथित सूत्रों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन का कहना है, तथाकथित सूत्रों के माध्यम से, क्योंकि उनकी गाड़ी टूट गई थी इसलिए भाजपा के कैंडिडेट की गाड़ी में ये ईवीएम रख दिए गए। इससे ज्यादा हास्यास्पद और बेहुदा कोई चीज हो सकती है एक लोकतंत्र में? द बीजेपी। कांग्रेस के नेता नीति और नियत पर सवाल पूछ रहे थे तो बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा का साइड इफेक्ट बता रही थी। बीजेपी के नेताओं के बयान भी बदलते रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार की थी ही नहीं, साजिश की जांच। मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए तो बोले, बीजेपी चुनाव जीत रही है। इससे बीजेपी सरकार बन रहा है, ये निश्चित है। नहीं पर सर ईवीएम मिला है एक प्राइवेट गाड़ी में, कोई इससे बीजेपी सरकार बनेगा। पर सर ईवीएम मिला है गाड़ी में, वो आप लोग के कैंडिडेट का है सर। आधार गांधी कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल का है सर। ये तो आपका पास जानकारी। नहीं सर ये जानकारी नहीं सर ये जानकारी तो सर सुनिए भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा तो बोले, कांग्रेस हताश है, बीजेपी जीत रही है। चुनाव के मतदान करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सूपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं। और जो सियासी सूपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। सवाल पूछा गया कि बीजेपी नेता की गाड़ी से ईवीएम कैसे मिली तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब भी सुनिए। लोटस ये भी कहेंगे कि वोट तो असल में लोगों ने कांग्रेस को डाला, लेकिन बीजेपी ने मशीन में गड़बड़ की थी तो वोट दूसरी तरफ जा रहा था। कहने का तात्पर्य ये कि दिस काइंड ऑफ जगलरी बाय देम हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। आज तक की पड़ताल में कृष्णेंदु पॉल के चुनावी हलफनामे में दर्ज बोलेरो कार का नंबर और मौके से पकड़ी गई कार दोनों का एक ही नंबर है, ES10B0022। इस घटना ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़े सवाल उठाए हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। साथ ही FIR लिखने का आदेश जारी किया गया है। असम में हुए ईवीएम विवाद को लेके पूरे पॉलिटिकल सर्कल में अफरा तफरी मच चुकी है और चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि रतबरी सीट के पोलिंग बूथ 149 में एक बार फिर से मतदान करवाया जाएगा। जो ईवीएम एक भाजपा कैंडिडेट की गाड़ी में मिला था वो इसी पोलिंग बूथ का था। 4 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है और एक जांच कमेटी चुनाव आयोग द्वारा संगठित कर दी गई है। ईवीएम की बरामदगी को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। बूथ नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन ईवीएम वाली व्यवस्था एक बार फिर शक के घेरे में आ गई है। और जैसा कि आप जानते हैं, कार्रवाई और सफाई कितनी ही तेज हो, शक कभी भी तेजी से दूर नहीं होता, इसमें समय लगता है। गुवाहाटी से तनुश्री पांडे और दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव आयोग ने पूरी जो घटना हुई है उस पर अपना पक्ष रखा है, अपनी सफाई पेश की है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। चुनाव आयोग ने जो सिलसिलेवार बातें बताई हैं उसे हम आपको समझाते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 1 अप्रैल को 6 बजे के बाद पोलिंग पार्टी पीएसओ के साथ लौट रही थी। 1 अप्रैल को मौसम खराब था, मूसलाधार बरसात हो रही थी। 9 बजे के आसपास लौटते समय पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब हो गई। भारी ट्रैफिक की वजह से पोलिंग पार्टी काफिले से अलग हो गई। सेक्टर ऑफिसर को इसकी जानकारी दी गई। इससे पहले कि सेक्टर ऑफिसर गाड़ी का इंतजाम करते, पोलिंग पार्टी ने मतदान किए हुए ईवीएम अपने पास होने की वजह से जल्दी से दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर लिया। 9:20 पर पोलिंग पार्टी वहां से गुजरती एक गाड़ी पर ईवीएम के साथ सवार हो गई, जिसका नंबर था AS10B0022।
पोलिंग पार्टी को यह जानकारी नहीं थी कि गाड़ी का मालिक कौन है। 10 बजे जब वो करीमगंज के कनेशील पहुंचे तो ट्रैफिक की वजह से गाड़ी धीमी हो गई। तभी लगभग 50 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया, पत्थरबाजी की, कहा कि ये तो उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की गाड़ी है। यानी चुनाव आयोग के अनुसार घटना के समय गाड़ी में अधिकारी मौजूद थे, लेकिन चश्मदीदों का दावा है कि घटना के समय बोलेरो में सिर्फ ड्राइवर था, कोई अधिकारी नहीं। चुनाव आयोग ने कहा गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन पहले आयोग की तरफ से यह कहा गया था कि गाड़ी खराब हो गई थी। सवाल उठता है कि क्या ईवीएम के साथ गार्ड नहीं था? अगर था तो तथाकथित हमले के समय वो कहां था? ये ऐसी घटना है जो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा करती है और हमारे लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ऐसे सवाल उठना परेशानी की बात है। अब यहाँ जो खबर की पूरी पिक्चर है उसे भी हमें दो पहलुओं से देखना होगा, लेकिन खबर की पूरी पिक्चर दिखाने से पहले हम आपको इस समय की एक ब्रेकिंग खबर दे देते हैं। वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि हेमंत बिस्व शर्मा पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा 48 घंटे तक प्रचार नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग का यह फैसला है। यह जो मामला है वो बीपीएफ अध्यक्ष हग्रामा मोहिलारी को धमकी देने का मामला है, जिस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। हेमंत बिस्व शर्मा अब इस शिकायत के बाद और चुनाव आयोग की तफ्तीश के बाद 48 घंटे तक प्रचार नहीं कर सकेंगे। 48 घंटे तक हेमंत बिस्व शर्मा, और वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में वहां पर शामिल है, यानी उनके प्रचार की आवश्यकता बीजेपी को जरूर होगी असम के चुनावों में। बहरहाल 48 घंटे तक नहीं कर सकते। अब हम आपको खबर की पूरी पिक्चर समझाते हैं ईवीएम के हिसाब से, और उसमें भी दो पहलू। सबसे पहला पहलू ये कि प्रोसेस क्या होता है जब ईवीएम को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये हम आपको सबसे पहले समझाते हैं। किसी भी बूथ पर वोटिंग शुरू होने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक मॉक पोल कराता है। यह मॉक पोलिंग सभी उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स के सामने की जाती है, ताकि सभी को यकीन हो जाए कि मशीनें ठीक काम कर रही हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद इन मशीनों को उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स के सामने सील कर दिया जाता है। पोलिंग एजेंट्स चाहें तो मशीनों पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके बाद पोलिंग पार्टी मशीनों को एक निश्चित स्थान पर ले जाती है। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि चाहें तो मशीनों को ले जा रहे वाहन के पीछे पीछे जा सकते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर इन मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख देता है। और उम्मीदवार चाहे तो स्ट्रांग रूम के ताले पर अपनी अपनी मुहर लगा सकते हैं। उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि चाहे तो 24 घंटे स्ट्रांग रूम पर नजर रख सकते हैं। वोटों की गिनती वाले दिन स्ट्रांग रूम की सील उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने तोड़ी जाती है। हर मतदान केंद्र में एक रजिस्टर होता है जिसमें मतदाताओं के डिटेल्स होते हैं। पोलिंग एजेंट्स और उम्मीदवार इन डिटेल्स का मिलान ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से कर सकते हैं। ईवीएम लगाए जाने, स्ट्रांग रूम को सील किए जाने और स्ट्रांग रूम को खोले जाने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाती है। अब खबर की पूरी पिक्चर का दूसरा पहलू हम आपको समझाते हैं। वो ये कि ईवीएम को लेकर अगर ये शिकायत सामने आई है, अगर इस तरह का वीडियो सामने आया है ऐसा कि इलेक्शन कमीशन को सफाई देनी पड़ गई, तो दरअसल गलतियां कहां पर हुई हैं, क्या गलतियां हुई हैं। जब ईवीएम पोलिंग स्टेशनों से स्ट्रांग रूम तक पहुंचाई जाती है तब अर्धसैनिक बल और पुलिस बल उसकी निगरानी करते हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ईसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ईवीएम और वीवीपैट स्ट्रांग रूम तक ले जाने में जीपीएस और मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर करते हैं। सवाल है कि क्या इस प्रोटोकॉल का पालन हुआ। किसी एक पोलिंग स्टेशन के कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को एक ही स्ट्रांग रूम में रखा जाना चाहिए। क्या करीमगंज की इस घटना के दौरान इसका पालन हो रहा था। ईवीएम के ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और डिजिटल फोटोग्राफी होती है। सवाल है कि क्या इसका पालन हुआ। बहरहाल असम के करीमगंज में ईवीएम की ये जो घटना हुई है ये बहुत गंभीर है और इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हमने सवाल पूछे। हमने सवाल पूछा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गाड़ी में इस तरह की चीज नजर आती है तो उसे लेकर अब क्या किया जाना चाहिए।
इस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया, साथ ही तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। हम आपको उनके इंटरव्यू के अहम हिस्से दिखाते हैं। नंदीग्राम में दिल्ली चुनाव हार रही है। आज हमारे खास मेहमान हैं देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह। अमित शाह जी, स्वागत है आपका। इस वक्त हम लोग अलीपुरद्वार में हैं, नॉर्थ बंगाल में। आपने तमाम चुनाव लड़े हैं, कई जीते हैं, कुछ हारे हैं। आपके पॉलिटिकल करियर में पश्चिम बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन की क्या अहमियत है? देखिए, मेरे पॉलिटिकल करियर को आप छोड़ दीजिए, देश के भविष्य के लिए भी पश्चिम बंगाल की बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट का एंट्री है और देश के सीमाएं भी यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर यहाँ पर घुसपैठ रोकने वाली सरकार नहीं बनती है तो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी चीज, 2077 से यहाँ पर एक प्रकार से असंतोष के भाव से ही सरकारें चली हैं। भारत सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना, कलकत्ता बनाम दिल्ली की एक लड़ाई शुरू करना और बंगाल के विकास को रोकना। जैसे मोदी जी ने हर किसान को देश के 6,000 रुपया प्रति साल दिया है, यहाँ पर हम नहीं दे पा रहे, उनकी सूची नहीं भेज रहे हैं। मोदी जी ने हर गरीब को, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा देने का वादा किया है और दे भी रहे हैं, यहाँ पर हम नहीं दे पा रहे क्योंकि स्कीम को रोके पड़े हैं। 100% घरों में पानी पहुंचाने की योजना है, इसमें भी 0 प्रोग्रेस है। तो बंगाल का विकास रुका पड़ा है। बंगाल एक जमाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर देश की जीडीपी में होता था, आज सबसे नीचे के स्थान पर पहुंचा है। तो ये सब दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूरे पूर्वी भारत के विकास के लिए बंगाल का चुनाव बहुत जरूरी है और बंगाल में एक ऐसी सरकार लाना जो विकास के अलावा कुछ न करे। किस हद तक आपको लगता है कि 2019 की तुलना में जो आपका गैप रह गया था उसको आप कवर कर पाए और फिनिशिंग लाइन को इस बार बंगाल में आप क्रॉस कर पाए? 2019 में भी कोई गैप नहीं रह गया था, हमने 22 सीटों का ही लक्ष्य रखा था। ऑलमोस्ट 21 सीट हम जीते थे, जीते 18, मगर 2-3 सीटें बहुत कम मार्जिन से गई थी। और ये वो तब की बात है जब लोगों के मन में संशय था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। 18 सीट जीतने के बाद और कल के नंदीग्राम का एपिसोड देखने के बाद पूरे बंगाल को मालूम पड़ गया है कि दीदी जा रही है, दीदी खुद विधानसभा का चुनाव हार रही है और प्रथम 2 चरण में 50 से ज्यादा सीट जीतकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। आप पर अमित शाह जी, ममता बनर्जी ने पर्सनली आरोप लगाया कि आप जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे उनके वोटर्स को रोकने के लिए और अपने वोटर्स को आगे बढ़ा चढ़ाकर फेक और फर्जी वोटिंग कराएं। देखिए, देश भर का मीडिया बंगाल और विशेषकर कल नंदीग्राम में था। एक भी फुटेज ऐसा बता दीजिए जहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वोटर को रोक रही है। अगर कोई गुंडे आकर हुड़दंग करना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। देश भर का कम से कम कल 5,000 कैमरा नंदीग्राम में होंगे, 5,000 से कम नहीं होंगे। एक भी फुटेज मिल जाता तो आप लोग हमें छोड़ दे क्या? क्यों छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। अब बताते भी और हमें जवाब भी देना पड़ता, मगर हर हारने वाली पार्टी अक्सर इसी प्रकार के बहाने बनाती है। एक बड़ा मुद्दा बना आसाम में, आपने देखा होगा, एक बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम्स मिले और इलेक्शन कमीशन ने फिर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। अब ऑपोजिशन उस मुद्दे को लेकर आप पे अटैक कर रहा है कि ईवीएम्स बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में कैसे? देखिए, मुझे इस घटना की डिटेल जानकारी नहीं है। मैं कल दक्षिण भारत में था, आज यहाँ पर हूँ। परसों में जाऊंगा तब डिटेल जानकारी भी लूंगा, आज रात को फोन पर भी लूंगा। परंतु हमने इलेक्शन कमीशन को कोई भी कदम उठाने से नहीं रोका है। अगर ऐसा हुआ है तो कानून के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कदम भी उठाने चाहिए और जिम्मेदारों को पर सख्ती भी करनी चाहिए। और अब आपको कोरोना के बढ़ते खतरे से खबरदार कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं वैसे लोग
थोड़ा कम खबरदार होते जा रहे हैं और ये सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हमें बताते हैं वो ये कि 1 अप्रैल को देश में 6 महीने बाद पहली बार 81,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज हुए। 469 लोगों की जान चली गई। इससे पहले 1 अक्टूबर को एक दिन में 81,484 केस आए थे। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा अगर आप अभी तक नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको पहली और दूसरी लहर का एक स्पीड टेस्ट दिखाते हैं। पहली लहर के दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 से 50,000 पहुंचने में 32 दिन लगे थे। दूसरी लहर में 11 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान सिर्फ 20 दिन में कोरोना केस 18,000 से बढ़कर 81,000 के पार चले गए। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए केस दर्ज किए गए थे, जो एक दिन में कोरोना मामलों की इस साल सबसे कम संख्या थी। लेकिन 2 महीने के अंदर कोरोना के नए मामलों में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई। कोरोना की पहली लहर में पिछले वर्ष सबसे अधिक 93,199 केस एक दिन में आए थे और 1 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के 81,466 केस आए। विशेषज्ञ कहते हैं दूसरी लहर में कोरोना के केस 1 लाख प्रतिदिन का आंकड़ा पार कर जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेज है कि एक बार फिर भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है और हर रोज आने वाले औसत मामलों के आधार पर अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश हो गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार 7 दिन में आए मामलों के आधार पर भारत में कोरोना केस का औसतन आंकड़ा 65,211 पहुंच गया है। अमेरिका में यह आंकड़ा 64,814 है। इस लिस्ट में ब्राजील नंबर 1 है, जहां रोजाना औसतन 75,534 केस मिल रहे हैं। ऐसे हालात में भारत के लोगों को एक्स्ट्रा खबरदार रहने की जरूरत है। ये तस्वीरें तब की हैं जब पिछले साल कोरोना महामारी अपने पीक पर थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग घर के बाहर निकलते हुए डरते थे। अब तुलना कर लीजिए, ये आज की तस्वीरें हैं जब कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन लोग ना डर रहे हैं ना कोरोना के खतरे को मान रहे हैं। इसी भीड़, इसी बेफिक्री और इसी लापरवाही ने देश में कोरोना महामारी के लिए वो ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया है जिस पर कोरोना फुल स्पीड से दौड़ रहा है। I think definitely it is a second wave or this is a surge because today close to 81,000 cases are there for the last 24 hours. I feel that this is even much more number than the last because when there was a first wave it was close to 1 lakh patients. So this may cross even this 1 lakh within few days. I feel that it is very important that we follow protocol. देश के 60% कोरोना केस जिस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र कोरोना केस के मामले में दुनिया के सिर्फ 4 देशों से पीछे है, उस महाराष्ट्र के शहरों में लापरवाही का आलम यह है कि दोबारा से लॉकडाउन की बातें होने लगी हैं और कई शहरों में तो आंशिक लॉकडाउन लग भी चुका है और अगर लोग नहीं माने तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना का मामला सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही बढ़ रहा है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार बेहद चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र में जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार का अभी से मानना है कि जितने बेड्स हैं, आईसीयू हैं अस्पतालों में, वो कम पड़ जाएंगे अगर इसी तरह से आंकड़ा बढ़ता रहा और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार अभी से ही लॉकडाउन की बातें कर रही है। ये अभी फिलहाल धमकी स्वरूप ही है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और डॉक्टरों का मानना है देश में भले ही कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है। 16 मार्च को दिल्ली में लगभग 425 केस थे। 15 दिन बाद शुक्रवार को दिल्ली में 3,583 केस आए हैं, यानी 8 गुना इजाफा। लेकिन दिल्ली वालों के मन में वो डर नहीं है जो कभी हुआ करता था, लेकिन सरकार अपनी चिंता का इजहार कर रही है। एक तरह से दिल्ली, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को एनकाउंटर किया है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी
तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा। बात सिर्फ महाराष्ट्र या दिल्ली की नहीं, कोरोना की दूसरी लहर से कोई राज्य छूता नहीं है, लेकिन आम लोगों की लापरवाही और खास लोगों की नजरअंदाजी काबिले गौर है। ऐसा लगता है मानो कोरोना वायरस चुनावों से डरता है, तभी तो पश्चिम बंगाल से लेकर असम और केरल से लेकर तमिलनाडु तक में 2 गज की दूरी की जरूरत महसूस ही नहीं की जा रही। बात बात पर एक दूसरे की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के दर पर दस्तक देने वाले राजनीतिक दल कोरोना को भुला चुके हैं। शायद चुनाव से डरने वाला कोरोना उन राज्यों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है जहां चुनाव नहीं है। गुजरात में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में अब तक गुजरात के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की तादाद पाई गई है, जो कि 2400 से भी ज्यादा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोरोना फ्री टेस्टिंग कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। दरअसल सुबह से ही इस तरीके के करीब अहमदाबाद में 70 से ज्यादा जो फ्री कोरोना टेस्टिंग कैंप है वो शुरू किए गए हैं, जहां पे लोग आके अपना कोरोना टेस्ट करवाते हैं। और आप देख सकते हैं लंबी लाइन सुबह से ही यहाँ पे लगी हुई है और पूरा दिन इसी तरीके की जो भीड़ है वो यहाँ पे देखने मिलती है। अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में और खास करके अहमदाबाद और सूरत ये दोनों कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में 18 लोगों की जानें कोरोना की वजह से गई हैं और 2500 से अधिक केसेस जो है 24 घंटे में मध्य प्रदेश से रिपोर्ट किए गए हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 18,000 से ऊपर है और जो लोगों की टोटल जो जान गई है वो 3,998 लोग अभी तक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश भर में चिंता की स्थिति है और सरकार ने 5 जिलों में जो है लॉकडाउन अभी फिलहाल लगा दिया है। जहां तक प्रदेश की राजधानी भोपाल का सवाल है, सरकार ने अभी फिलहाल लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति से इनकार किया है और अभी कहा है कि अभी कोशिश यही की जाएगी कि समय बढ़ाया जाए धीरे धीरे करके, और वो बढ़ा भी रहे हैं और उस रिस्ट्रिक्शंस को लगा के और SOPs का पालन करने के साथ साथ किसी तरह से संक्रमण की दर रोकी जाए। राजस्थान में कोरोना का भारी विस्फोट हुआ है। 2021 में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा आया है, जब 1300 से ज्यादा मामले एक दिन में आए हैं। अकेले जयपुर में 242 कोरोना के मामले आए हैं। राजस्थान में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 9,563 हो गई है। समझा जा सकता है कि जहां पर 2021 में एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के नीचे आ गई थी, वो सीधे करीब 10,000 तक पहुंच गई है। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान के जितने बड़े शहर हैं, चाहे जोधपुर हो, कोटा हो, उदयपुर हो या छोटे शहर डूंगरपुर हो, हर जगह मामले कोरोना के जो केसेस हैं वो 100 से ज़्यादा आने लगे हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। जब फरवरी में कोरोना केस कम हुए तो लोगों को लगा कि कोरोना चला गया। वैज्ञानिक कहते रहे कि कोरोना वापस लौटेगा, लेकिन लोग माने नहीं। अब कोरोना दोबारा लौट आया है, अब की बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर, वो भी तब जबकि देश बेफिक्र हो चुका था और मान चुका था कि अब कोरोना जा चुका है। अब भी अगर हमने कोरोना के खतरे को नहीं पहचाना तो कोरोना की स्पीड और तेज होगी। इसलिए कोरोना को हराने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, कोरोना से डरिए। क्योंकि कई बार डरना जरूरी होता है, लेकिन डर कहीं दिख नहीं रहा, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी नहीं। ये जो लाइन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरअसल कोरोना के सैंपल कलेक्शन की लाइन है। लेकिन लोगों की गंभीरता किस तरीके से है वो भी आप अंदाजा इस भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो 2 गज की दूरी भी कम से कम यहाँ पर लोग बनाने में कहीं ना कहीं असफल साबित हो रहे हैं। यानी घबराने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक क्यों है ये भी हम आपको समझाते हैं और ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल जब से ये दूसरी लहर आई है तब से जो आंकड़े हैं वो भी आपको समझना होगा। वैक्सीनेशन के संक्रमण को तुरंत रोकना मुश्किल
हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60-70% लोगों को वैक्सीन लगना जरूरी है। भारत ने 76 दिनों में सिर्फ 5% जनसंख्या को टीका लगाया है। इस रफ्तार से 70% आबादी को टीका लगाने में 4 साल लग जाएंगे, तब तक लोग फिर से संक्रमित होने लगेंगे। आईसीएमआर ने यह पता लगाया है कि ऐसे लोग जिन्हें कोरोना हो चुका है, उनमें दोबारा संक्रमण की दर 4.5% तक पहुंच चुकी है। लोग महामारी और उससे बचने की कोशिश करते करते थक चुके हैं। इसे WHO के अनुसार पैंडेमिक फटीग कहा जाता है। इसकी वजह से संक्रमण की रफ्तार और तेज हो जाती है। दिल्ली और महाराष्ट्र में जो केंद्रीय टीमें गई थीं, उन्होंने इस थकान को दूसरी लहर की बड़ी वजह बताया। वायरस में म्यूटेशन हो रहे हैं, इससे भी संक्रमण तेज हुआ है और लॉकडाउन करना अब आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी हम किसी भी क्राउड में जाएं, भीड़ भाड़ में जाएं, तो एहतियात जरूर बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खबरदार में वक्त हो चला है। आज है 2 अप्रैल 2021। ठीक 10 साल पहले मुझे याद है, मैं मुंबई में थी और वहां पर जब धोनी ने छक्का लगाकर वर्ल्ड कप जीता था, तो उस शहर का माहौल बदल गया था, समूचे देश का माहौल बदल गया था। कैसे? करोड़ों हिंदुस्तानियों का एक सपना पूरा हुआ था, वर्ल्ड कप जीतने का। आज उस स्वर्णिम दिन को जीने का समय है, उन पलों को दोहराने का समय। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।